हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं मोहम्मद अन्नान, पीजीटी कॉमर्स, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉमर्स क्लासेस पर, जहां कॉमर्स की बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास है। इस वीडियो में हम क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ को शुरू करेंगे और हमने शुरू किया था चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम इसके चैप्टर 1 के दूसरे वीडियो, जिसका नाम दिया गया पार्ट 2, इसमें इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रबंध की प्रकृति के बारे में। प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की प्रकृति के संबंध में एक विवाद ये रहा है कि प्रबंध विज्ञान है या कला है। कुछ प्रबंध विशेषज्ञ इसे केवल विज्ञान मानते हैं, तो कुछ इसे केवल कला मानते हैं। हम प्रबंध की इसी प्रकृति को इस वीडियो में समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्रबंध की प्रकृति क्या है। यह विज्ञान है या कला है या इसकी कोई तीसरी प्रकृति भी है। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध की 3 प्रकृति है: विज्ञान, कला और पेशा। पहली प्रकृति जो बताई गई प्रबंध की, वो विज्ञान है। दूसरी प्रकृति जो बताई गई वो कला है और तीसरी प्रकृति जो बताई गई वो पेशा है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि प्रबंध की प्रकृति कितने प्रकार की है, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रबंध की प्रकृति 3 प्रकार की है: विज्ञान है, कला है या पेशा है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे कि क्या प्रबंध विज्ञान है। इसके लिए हम सबसे पहले विज्ञान का अर्थ समझेंगे प्रबंध विज्ञान के रूप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान उस क्रमबद्ध ज्ञान समूह से है जो अवलोकन और प्रयोगों के आधार पर प्राप्त किया जाता है और जिसको प्रमाणित करना संभव होता है। आपसे जब प्रश्न ये एग्जाम में आएगा, प्रबंध की किसी एक प्रकृति के बारे में हर वर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। तो अगर पूछा जाता है कि प्रबंध विज्ञान के रूप में समझाइए, तो आपको सबसे पहले विज्ञान का अर्थ बताना है और विज्ञान के अर्थ में आपको यही लिखना है कि विज्ञान का अर्थ उस क्रमबद्ध ज्ञान समूह से है जो अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन और प्रयोगों यानी एक्सपेरिमेंट के आधार पर प्राप्त किया जाता है और जिसको प्रमाणित करना संभव है। इस आधार पर विज्ञान की निम्नलिखित जो विशेषताएं हैं वो निकल कर आती हैं। सबसे पहले विज्ञान का व्यवस्थित ज्ञान समूह है। हमने जो अभी पीछे अर्थ पढ़ा, उससे विज्ञान की सबसे पहली विशेषता निकल कर आती है कि विज्ञान का जो है व्यवस्थित ज्ञान समूह होता है। दूसरा, विज्ञान परीक्षण पर आधारित है और तीसरा, इसकी व्यापक वैधता है। तो आगे हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि प्रबंध जो है, प्रबंध का विज्ञान के रूप में परीक्षण करेंगे हम। हमने अभी जो पीछे विज्ञान का अर्थ पढ़ा, विज्ञान की विशेषताएं पढ़ी, उन्हीं विशेषताओं के आधार पर, उन्हीं विशेषताओं की कसौटी पर हम यह चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रबंध विज्ञान है। तो जैसा कि हमें पता है, प्रबंध विज्ञान की पहली जो विशेषता है वो है व्यवस्थित ज्ञान समूह। विज्ञान के सिद्धांत कारण और प्रभाव पर आधारित है। जिस तरह ये व्यवस्थित ज्ञान समूह होता है, उसी तरह प्रबंध भी जो है एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है। प्रबंध के भी अपने सिद्धांत हैं जो कि कई वर्षों के शोध के बाद विकसित किए गए हैं। इस तरह विज्ञान की जो ये पहली विशेषता है, व्यवस्थित ज्ञान समूह, प्रबंध में शामिल है। यानी ये हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह विज्ञान का व्यवस्थित ज्ञान समूह है, उसी तरह प्रबंध का भी व्यवस्थित ज्ञान समूह है और इसके जो सिद्धांत है वो प्रबंध के विशेषज्ञों ने कई वर्षों तक शोध किए, रिसर्च किए और रिसर्च करने के बाद इसके सिद्धांत विकसित किए गए हैं। विज्ञान की दूसरी विशेषता है कि विज्ञान जो है वो परीक्षण पर आधारित है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का विकास कई वर्षों के तथ्यों के संग्रह यानी कई वर्षों तक
तथ्यों को इकट्ठा किया गया, उनका विश्लेषण किया गया और बार बार प्रयोग किए जाने के बाद हुआ है। इसी तरह प्रबंध के जो सिद्धांत है वो भी बार बार उपयोग किए जाने पर ही संभव हुए हैं। यानी प्रबंध के जो सिद्धांत हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में, हेनरी फ्योल और एफ डब्ल्यू टेलर के सिद्धांत के बारे में, वो जो सिद्धांत दिए गए एफ डब्ल्यू टेलर द्वारा या हेनरी फ्योल द्वारा, दोनों के सिद्धांत परीक्षण पर आधारित थे। उन्होंने अपने कारखाने में जहां वो काम करते थे वहां पर उन्होंने कर्मचारियों को काफ़ी क्लोज से देखा, काफ़ी नज़दीकी से उनको देखा, उनकी क्रियाकलापों का विश्लेषण किया, उन्होंने तथ्यों को संग्रह किया और उसके बाद ही प्रबंध के जो सिद्धांत है वो दिए गए। प्रबंध के सिद्धांत क्योंकि मनुष्य से और उसके व्यवहार से संबंधित होते हैं, इसलिए इनके निष्कर्ष का सही अनुमान जो है वो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि मनुष्य का जो व्यवहार है वो बदलता रहता है। यही कारण है कि हम प्रबंध को पूरी तरह से विज्ञान नहीं कह सकते, हम पूरी तरह प्रबंध को अपूर्ण विज्ञान या व्यवहारिक विज्ञान ही कह सकते हैं। प्रबंध विज्ञान की जो तीसरी विशेषता है वो है व्यापक वैधता। वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग सभी जगह संभव है। विज्ञान के सिद्धांतों की तरह प्रबंध के सिद्धांत पूरी अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरीके से लागू होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत इतने पूरे नहीं होते जितने कि विज्ञान के हैं, तो प्रबंध के सिद्धांतों में स्थिति के अनुसार जो है परिवर्तन करना पड़ता है। वैज्ञानिक सिद्धांत जो होते हैं वो सत्य पर आधारित होते हैं और उन्हें हर परिस्थिति में और हर समय लागू किया जा सकता है, इसलिए उनका जो है सार्वभौमिक प्रयोग यानी व्यापक प्रयोग संभव है। प्रबंध के क्षेत्र में भी प्रबंध का ज्ञान या प्रबंध के सिद्धांतों को सत्य पर ही आधारित माना जाता है और उन्हें भी सभी परिस्थितियों में और हर समय लागू किया जा सकता है। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत इतने पूरे नहीं हैं जितने कि विज्ञान के हैं, क्योंकि यह ज़रूरी नहीं है कि इनके प्रयोग से यानी प्रबंध के सिद्धांतों को अगर हम प्रयोग करते हैं तो हम जो रिजल्ट चाहते हैं, जो परिणाम चाहते हैं, वो प्रबंध के सिद्धांतों से हमें वो परिणाम मिल जाए। विज्ञान के सिद्धांतों से तो हमें वही परिणाम मिलेगा क्योंकि इनकी व्यापक वैधता है, लेकिन प्रबंध के सिद्धांतों से जरूरी नहीं है कि हमें मनचाहा परिणाम प्राप्त हो जाए। तो इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रबंध एक अपूर्ण विज्ञान है, क्योंकि इसके सिद्धांत मनुष्य के व्यवहार के अनुसार परिवर्तनशील होते रहते हैं, इसलिए इसे व्यवहारिक विज्ञान या सरल विज्ञान कहना ही जरूरी उचित है। जबकि विज्ञान के सिद्धांत जो है वो कठोर होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। मतलब प्रबंध को हम एक अपूर्ण विज्ञान मानेंगे, एक पूर्ण विज्ञान नहीं मानेंगे, क्योंकि इसके सिद्धांत जो है वो व्यवहार के अनुसार, मनुष्य के व्यवहार के अनुसार परिवर्तनशील होते रहते हैं और इनमें परिवर्तन किया जाना थोड़ा आसान है। जबकि विज्ञान के सिद्धांत जो है वो कठोर होते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो इस निष्कर्ष रूप में हम ये लिख सकते हैं कि प्रबंध जो है वो एक अपूर्ण विज्ञान है। अब हम बात करते हैं प्रबंध कला के रूप में, मैनेजमेंट एज एन आर्ट। एज एन आर्ट, प्रबंध कला के रूप में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कला की का जो अर्थ है वो जान लें। कला का अर्थ उपलब्ध ज्ञान के दक्षता पूर्वक सैद्धांतिक प्रयोग से है। यानी व्यक्ति ने जो ज्ञान प्राप्त किया उसको दक्षतापूर्ण सैद्धांतिक प्रयोग अपने जीवन में करना प्रबंध कहलाता है। इस अर्थ से प्रबंध की निम्नलिखित विशेषताएं निकल कर आती हैं। सबसे पहले सैद्धांतिक ज्ञान का होना, प्रबंध में सैद्धांतिक ज्ञान का होना जरूरी है। नंबर 2, व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उसका उपयोग किया जाता है। और नंबर 3, व्यवहार और रचनात्मकता पर आधारित होता है। तो अब हम बात करेंगे प्रबंध के कला के रूप में परीक्षण, यानी हम
ये जांचने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रबंध कला है। तो प्रबंध की कला की जो पहली विशेषता है, सैद्धांतिक ज्ञान का होना। कोई भी काम हो, चाहे वो नाचना हो, चाहे वो गाना हो या एक्टिंग हो, सभी को पूरा करने के लिए सैद्धांतिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब कोई व्यक्ति एक अच्छा सिंगर बनना चाहता है, तो वो गायन की शिक्षा लेता है। उस शिक्षा में उसको कुछ सिद्धांत सिखाए जाते हैं। प्रबंध भी एक कला है। प्रबंध का जो वित्तीय क्षेत्र है या विपणन क्षेत्र है या मानव संसाधन क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र हो, सभी में ज्ञान की जरूरत होती है। जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे, तो वहां पर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए मिलेंगे और इनके अपने सैद्धांतिक ज्ञान है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपना सैद्धांतिक ज्ञान है, जिसके अंदर आप कैपिटल बजटिंग के बारे में पढ़ेंगे, डिविडेंड पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, उनमें जो विशेषज्ञों ने जो सिद्धांत दिए हैं उनको पढ़ेंगे। इसी तरीके से विपणन प्रबंध के भी अपने सिद्धांत हैं। तो चाहे हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, चाहे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात करें या हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की बात करें, सभी में सैद्धांतिक ज्ञान का होना जरूरी है, जिसके आधार पर प्रबंधक उस क्षेत्र में अपने आप को परफेक्ट करता है। दूसरी जो इसकी विशेषता है, वो व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार उपयोग। कला एक व्यक्तिगत तत्व है, यानी एक पर्सनलाइज एलिमेंट है। जैसे दो नाचने वाले या दो बातचीत करने वाले या दो लेखक सभी अपनी कला को अपने अपने ढंग से प्रस्तुत करते हैं। दो दोस्त एक साथ डांस सीखने गए, उन्होंने सैद्धांतिक ज्ञान तो एक जैसा ही प्राप्त किया, लेकिन उस सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग अपनी व्यक्तिगत तत्व के अनुसार किया। प्रबंध में भी एक प्रबंधक अपनी योग्यता के अनुसार कोई भी स्थिति हो, उसे अपने ढंग से सही तरीके से सुलझाता है। यानी जब कोई व्यक्ति प्रबंध पढ़ता है, तो प्रबंध के सिद्धांत तो उसको एक ही जैसा पढ़ाया गया, लेकिन हर एक प्रबंधक उन सिद्धांतों को परिस्थिति के अनुसार और अपनी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार प्रयोग करता है। नंबर 3, व्यवहार और रचनात्मकता पर आधारित। कला से संबंध सैद्धांतिक जानकारी को व्यवहारिक जानकारी में लाने के लिए लगातार प्रयोग की जरूरत है। कला में जो हमने पहली इसकी विशेषता पढ़ी, सैद्धांतिक ज्ञान का होना, तो सैद्धांतिक ज्ञान को अगर हम व्यवहार में लाना चाहते हैं, तो हमें लगातार लगातार प्रयोग करने पड़ेंगे, लगातार उनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसी तरह प्रबंध को कला भी माना जाता है, क्योंकि कोई भी कार्यविधि अपनाने से पहले प्रबंधक को बार बार वो कार्य देखना पड़ता है, ताकि वो कार्य प्रभावपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जा सके। इसी प्रकार कला रचनात्मकता से भी संबंधित है। जैसे एक संगीतज्ञ अपने संगीत को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए 7 सुरों का प्रयोग करता है। यानी हम जितने भी म्यूजिक आसपास सुनते हैं, वो सभी म्यूजिक 7 सुरों पर ही आधारित है। रचनात्मकता, और हर एक संगीतज्ञ उन 7 सुरों का इस्तेमाल करके अपने संगीत को एक दूसरे से अलग बनाता है, उसमें उसमें रचनात्मकता लेकर आता है। इसी तरह एक प्रबंधक भी किसी भी स्थिति को सुलझाने के लिए बार बार अपनी कुशलता का प्रयोग करता है, जिससे प्रबंध में अलग अलग तरीकों का प्रयोग संभव हो। तो इस आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रबंध कला है, क्योंकि कला के संदर्भ में हर तरह की स्थिति का सामना करने में यह सहायक है। तो प्रबंध को हम पूरी तरीके से कला कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रबंध पेशे के रूप में। पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है। आर्थिक क्रिया क्लास 11th में चैप्टर नंबर 1 में ही हमने आर्थिक और अनार्थिक क्रिया के बारे में पढ़ा।
अनार्थिक क्रिया वो क्रिया जो कि स्वयं संतुष्टि के लिए किए जाए और उनके बदले पैसा नहीं मिलता, जबकि आर्थिक क्रिया वो क्रिया होती है जिनके बदले हमें पैसा मिलता है। तो पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा, यानी पेशे के लिए एक तो विशेष ज्ञान का होना जरूरी है, और उस विशेष ज्ञान को जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें कुशलता प्राप्त होती है। समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा, यानी पेशे का अर्थ निष्पक्ष सेवा करना भी होता है। तो पेशे का अर्थ उस आर्थिक क्रिया से है जो एक विशेष ज्ञान एवं कुशलता प्राप्त व्यक्ति द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों की निष्पक्ष सेवा करने के लिए की जाती है। इस आधार पर पेशे की निम्नलिखित विशेषताएं निकल कर आती है। सबसे पहले, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। नंबर 2, अवरोधित प्रवेश। नंबर 3, पेशेवर संघ। नंबर 4, नैतिक आचार संहिता। नंबर 5, सेवा उद्देश्य। अब हम एक एक करके इन्हीं विशेषताओं के आधार पर प्रबंध को जांचेंगे, प्रबंध का परीक्षण करेंगे कि क्या प्रबंध पेशा है। पहली विशेषता, भली भांति परिभाषित ज्ञान का समूह। सभी जो व्यवसायिक व्यक्ति हैं, यानी जो पेशे में पेशेवर व्यक्ति हैं, वो सभी व्यक्ति विशेष ज्ञान पर आधारित होते हैं। प्रबंध भी एक व्यवसाय है क्योंकि इसमें भी वकील और डॉक्टर की तरह भली भांति ज्ञान की जरूरत होती है, जो विभिन्न व्यवसायिक स्थितियों में पूर्व निर्धारित सिद्धांतों पर आधारित होती है। यह ज्ञान अलग अलग कॉलेज, पेशेवर संस्थान और किताबों से प्राप्त होते हैं, और प्रबंध के विषय में भारत के विभिन्न संस्थान जैसे भारतीय प्रबंध संस्थान, जिसको हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, इसमें भी पढ़ाया जाता है। तो भली भांति परिभाषित समूह में जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरीके से डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए हमें एक सिलेबस को पढ़ना होता है, उसका एक अच्छी तरीके से ज्ञान समूह हमारे पास उपस्थित है। तो जैसा हमने देखा कि पेशे की पहली विशेषता है कि एक जो पेशेवर व्यक्ति है उसमें विशिष्ट ज्ञान होना चाहिए। जैसे एक लॉयर है, एक लॉयर को एक अपना एलएलबी का कोर्स करना होता है। प्रबंध के भी अपने प्रयोगों पर आधारित सिद्धांत और नियम हैं जिन्हें व्यवहार में लाने के लिए हमें स्पेशल इंटेलिजेंसी, स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है अवरोधित प्रवेश। पेशे में प्रवेश के लिए एक हमारे पास एजुकेशनल डिग्री होनी ज़रूरी होती है। अगर हम डॉक्टर के पेशे में आना चाहते हैं तो हमें एमबीबीएस की डिग्री लेनी होगी। अगर हम वकील बनना चाहते हैं तो हमें एलएलबी की डिग्री लेनी होगी। लेकिन जहाँ तक हम प्रबंध का संबंध है, एक प्रबंधक बनने के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, तो इस आधार पर हम प्रबंध को पेशा जो है वो नहीं मान सकते। पेशे की जो तीसरी विशेषता है वो पेशेवर संघ का होना है। पेशेवर संघ एक ऐसा संघ होता है जो प्रवेश को नियंत्रित करता है, पेशा प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र जारी करता है, और पेशे की विभिन्न क्रियाएं जो हैं, जो भी कार्य किए जा रहे हैं उस पेशे से संबंध में उनका मार्गदर्शन करता है, और आचार संहिता यानी जो रूल्स रेगुलेशंस है वो बनाता है। भारत में अलग अलग पेशों के लिए अलग अलग पेशेवर संस्थान हैं। जैसे डॉक्टर के पेशे के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वकील के पेशे के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया है। इसी तरह से अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया है। ये सभी जो संस्थान हैं वो अपने जो एक पर्टिकुलर पेशा है उसके लिए बनाया गया है। इसी तरह अगर हम देखें तो भारत में मैनेजमेंट के लिए आईमा बनाया गया है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एसोसिएशन। लेकिन प्रबंधक बनने के लिए आईमा का सदस्य होना जरूरी नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि भारत में प्रबंध के संदर्भ में पेशे की ये विशेषता जो है वो खरी साबित नहीं होती, और इस आधार पर यानी इस तीसरी विशेषता के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है वो पेशा नहीं है। पेशे की जो चौथी विशेषता है वो है नैतिक आचार संहिता। एक पेशे के सदस्य जो निर्धारित आचार संहिता है उसका पालन करने के लिए ऑब्लाइग होते हैं। और आचार संहिता, ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका मतलब होता है
जो प्रोफेशनल्स हैं उनके व्यवहार का मार्गदर्शन करना, जिससे जो नियम और अधिनियम बनाए गए हैं उनके अनुसार चलना। पहले से जो हमारे पास पेशे हैं जैसे कि कानून है या मेडिकल है, उनके अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं और सभी मेंबर्स को उन्हीं कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार जो है चलना होता है और उनका पालन करना होता है। लेकिन अगर हम प्रबंध के संबंध में देखें तो इस तरह की कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है हमारे इंडिया में निश्चित नहीं की गई है। प्रबंध के संबंध में ऐसा कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो निश्चित नहीं किया गया है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि प्रबंध पूर्ण रूप में एक पेशा नहीं है। पेशे की जो आखिरी विशेषता है वो है सेवा उद्देश्य। एक पेशे का मुख्य उद्देश्य समाज सेवा होता है। उदाहरण के अगर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि एक डॉक्टर अपने जीवन को चलाने के लिए मरीजों से पैसा लेता है, लेकिन कई बार वो मरीजों का फ्री में इलाज भी करता है। इसी तरीके से एक वकील, जब उसको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसके साथ अन्याय हो रहा है लेकिन वो केस लड़ने की क्षमता नहीं रखता, तो वो उसके लिए फ्री में केस भी लड़ते हैं। लेकिन मैनेजमेंट के संबंध में कोई क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, फिर भी प्रबंधकों के सामाजिक उत्तरदायित्व पर बहुत जोर दिया जाता है। हमने पिछले वीडियो में प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व के बारे में बात की थी। तो इस दृष्टिकोण से प्रबंध को पेशे के रूप में स्वीकार करने में जो है स्वीकार किया जा सकता है। तो अब हम इसके अगर निष्कर्ष रूप को देखें तो प्रबंध पेशे की कुछ विशेषताओं को तो पूरा करता है तथा कुछ अन्य विशेषताओं का इसमें अभी विकास नहीं हुआ है। और दूसरा जो है कि इस प्रकार भारत में प्रबंध जो है अभी पेशे के रूप में अपनी शुरुआती अवस्था में ही ये है, अभी ये शुरुआती अवस्था में है और धीमी गति से जो है ये। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के तीसरे टॉपिक प्रबंध के स्तर और कार्य को जानेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें तथा पास में बने बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो तब तक के लिए गुड बाय। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।